Good morning all of you. Good morning BSc first year medical and non-medical students and BSc B.Ed second year B.Ed। आज अपने बात करने जा रहे हैं, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एक नया, लेक्चर नंबर 11 है बच्चों। आज मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा और उसके नोट्स आपको कल लिखवाऊंगा। ओके, तो लेक्चर नंबर अपना कौन सा शुरू हो रहा है? आज आपका लेक्चर नंबर 11 शुरू हो रहा है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए वो लेक्चर लगा लो बच्चों, क्योंकि आपको आगे वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो आज अपने बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 में रेट लो। हम पढ़ेंगे रेट लो के बारे में। अगर रेट लो को हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अपने दर का नियम, यानी वेग का नियम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बताऊंगा कि परफेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या चीज है। या रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी का वेग नियतांक, किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक। हिंदी वाले साथ साथ नोट करते रहेंगे, मैं जैसे जैसे बोलता रहूंगा। ओके, हम बात कर रहे हैं रेट लॉ के बारे में, हम बात करेंगे रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। उससे पहले मैंने टॉपिक करवाया था आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करवाया था मैंने आपको? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में बात करने पहले बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने करवाए थे जो मेनली फैक्टर अफेक्टिंग है ना रेट ऑफ रिएक्शन, वो मेनली 4 ही हैं। बाकी आपको मैंने सारे करवाए हैं, आपको एग्जाम में सारे लिख करके आने हैं। और पूरी की पूरी यूनिट जो है, सारे टॉपिक जो बनते हैं वो इसी पर बेस्ड बनते हैं। अगर आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आता, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक नहीं आते, तो आप पूरी यूनिट को, पूरी केमिकल काइनेटिक को, रासायनिक बल गति को समझा नहीं सकते, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करती है मैं बता चुका हूं। नेचर ऑफ द कैटालिस्ट कैसे करता है इफेक्ट, टेम्परेचर कैसे करता है और कैटालिस्ट कैसे करता है। मैंने 4 ही क्यों लिखे? क्योंकि इन 4 फैक्टर अफेक्टिंग जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आगे टॉपिक सारे इन्हीं से बनेंगे। मैंने इसलिए लिखे हैं सारे टॉपिक जो बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से एक टॉपिक निकल के आता है जो कि जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। सर ये होती क्या चीज है? अभी आगे बताने जा रहा हूं, आगे पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, सभी बच्चों को बोल दो क्लास में आ जाएंगे, अपने अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि क्लास लगाओ, ज्वाइन करो। बच्चे कम आ रहे हैं बच्चों, फटाफट बोलो, टाइम हो चुका है। आज आपकी क्लास अपने नून में ले रहे हैं। बच्चों को दिक्कत तो नहीं नून में आपको? आफ्टरनून ओके, कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक वो यहां से निकलता है ना, और रेट कांस्टेंट भी टॉपिक यहीं से निकलता है। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। रेट लो भी यहीं से निकलेगा। रेट लो अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी यहीं से आएगा। रेट लो यानी किसी भी अभिक्रिया की दर का नियम, यानी अभिक्रिया की कोटि। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये कोरिलेटेड है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से, है ना। अब नेचर ऑफ द कैटालिस्ट, इसका पूरा बी पार्ट, जब इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 यानी बी पार्ट ऑफ चैप्टर आप पढ़ोगे इस यूनिट का, तो उसमें कैटालिस्ट की सारी कहानी होगी। और कैटालिस्ट के बेस पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी या कई थ्योरीज जो है आप इलेबोरेट करोगे। टेम्परेचर पे बेस्ड आप कई सारी थ्योरीज को इलेबोरेट करोगे, जैसे अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी भी एक प्रकार का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अर्हीनियस थ्योरी को अर्हीनियस सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, कोलिजन थ्योरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी टक्कर सिद्धांत। ये भी सारे टॉपिक जो है तापमान यानी टेम्परेचर से संबंधित है ना। और कैटालिस्ट अपने पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कैटालिस्ट में यहां लिखा है मैंने, हालांकि यहां पर मैंने नेचर ऑफ द रिएक्टेंट लिखना चाहिए था बच्चों। मैं यहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट नीचे आई गया, यहां पर आएगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। इसको सही कर लेना बच्चों। हालांकि इसमें कोई इसमें मैंने अभी कुछ मैंने स्टार्ट नहीं करा। मैं बात कर रहा हूं कि फैक्टर अफेक्टिंग जो है, सारे टॉपिक जो अपने निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से टॉपिक क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विदाउट कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या चीज है? अभी आगे बताऊंगा। रेट लो क्या होता है बताने वाला हूं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से क्या टॉपिक निकलेंगे कि सारा जो इसका नेचर है कि क्या, कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट
के बिहाफ पे हम टॉपिक निकाल सकते हैं, वो आगे आएंगे। टेम्परेचर पे बेस्ड आपको मैंने बताया हुआ कि कोलिजन थ्योरी और अर्हीनियस थ्योरी इस पे बेस्ड है, तो टेम्परेचर वाले फैक्टर से ये दो टॉपिक निकलेंगे। मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की, कि सिलेबस कैसे बना, इसका सिलेबस यहीं से निकला है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से साइंटिस्टों ने ये टॉपिक को इलेबोरेट किया, टॉपिक को समझाया, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, वो जो आगे करने जा रहे हैं। आगे बच्चों हेडिंग डाल लो आप, रेट लो, हेडिंग डाल लो रेट लो। रेट लो क्या होता है अपने करने जा रहे हैं बच्चों, रेट लो के बारे में, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं रेट लो को, हिंदी में बोलते हैं किसी भी अभिक्रिया की दर का नियम। रेट लो यानी दर नियम, दर नियम ये बोलते हैं हिंदी में। बच्चों आपको सिंपल सी एक बात मैंने बताई हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी अभिक्रिया का दर, किसी भी अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, है ना। ये आ गया ना, अपना फर्स्ट फैक्टर आ गया ना, फर्स्ट पॉइंट आ गया ना बच्चों, कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अभिक्रिया की, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। समझे बच्चों बात को। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या एनी रिएक्टेंट, किसी भी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, है ना। ये बात हम पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन ये सारी बातें थियोरेटिकल थी, एक्सपेरिमेंटली नहीं थी। एक्सपेरिमेंटली जब साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया, जब ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा साइंटिस्ट ने, एक्सपेरिमेंट किया और चेक किया कि वो बोलते कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं होता। ये कहता है कि कंसंट्रेशन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। यहां एक फैक्टर और काउंट किया जाता है जिसको बोलते हैं टू द पावर, टू द पावर, है ना, टू द पावर ओनली डिपेंड टू, ओनली कंसंट्रेशन के पर ही डिपेंड नहीं करता, वो कहता है उसकी पावर पे भी डिपेंड करता है। समझे बच्चों बात को। वो कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन ओनली कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर नहीं करता, उसकी घात पर भी निर्भर करता है, उसकी टू द पावर पर भी डिपेंड करता है। ये बात समझाने की कोशिश की, इसकी आगे स्टडी करनी है। ये है क्या चीज सर, ये जो आपने n बताया है, व्हाट इज मीन बाय n, आप n से क्या समझते हैं, हमें समझाइए कि n का मतलब क्या है। बच्चों पहले एक बात समझने की कोशिश करो, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये बात थियोरेटिकली थी, ये थियोरेटिकली साइंटिस्टों ने देखी थी, एक आइडिया लगाया था थ्योरी बेस पे, सिद्धांत के बेस पे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करते गए, फिर उन्होंने एक बात बोली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ही पर ही डिपेंड नहीं करता, टू द पावर पे भी डिपेंड करता है, उसकी घात के भी बराबर होता है, उसके समानुपाती होता है ना। ये वाला फाइनलाइज फॉर्मूला, इसको बोला गया रेट लो, बोला क्या बोला गया, इसको रेट लो कहा गया। बच्चों इसकी थ्योरी मैं आपको कल करवाऊंगा, सारी बातें आपको समझाने जा रहा हूं कि अब n का मतलब क्या है। सर आपने जो ये पावर में n लगाया ना, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय n, ये सर n का मतलब क्या है। हमें रेट लो समझा दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनी रिएक्टेंट एंड इट्स टू द पावर, है ना। किसी भी अभिक्रिया की दर जो कि उसकी किसी भी अभिकारक की सांद्रता के तो समानुपाती होता ही होता है, एंड उसकी घात के भी समानुपाती होता है। दो बातें बताई, वो इसको बोला गया रेट लो। सर ये घात जो लगाई है इसका मतलब क्या है, सर ये टू द पावर जो आपने लगाया इसका मतलब क्या है। वो पावर का मतलब देखते हैं जिसको मैंने n से डिनोट किया, इट इज डिनोटेड बाय n।
वेयर एन इज कोल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे और इलेबोरेट करूंगा, जैसे जैसे लेक्चर ये कंप्लीट होगा वीडियो लेक्चर, वैसे वैसे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आएगा। इस एन को अभिक्रिया की कोटि कहा गया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा गया, जहां पर एन को अभिक्रिया की कोटि कहा गया है। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, इसके करैक्टर पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक बातें होती। पहली बात, एन में बी इंटीजर, ये पूर्णांक भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब पता है ना क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। एंड मे बी इंटीजर एंड मे बी फ्रैक्शन, यानी इसकी मान भिन्नात्मक भी हो सकता है और इसका मान पूर्णांक भी हो सकता है। ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है इसकी वैल्यू -1, -2, 0, +1, +2, +3 कोई भी हो सकती है। एनी वन, -1, -2, 0, +1, +2, है ना, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। फ्रैक्शन मतलब होता है इसकी वैल्यू हाफ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1/3 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1/4 भी हो सकती है। इसका मतलब फ्रैक्शन मतलब इसकी वैल्यू भिन्नात्मक भी होगी, इसकी वैल्यू पूर्णांक में भी होगी, जो मर्जी हो सकती है। एनी वन इंटीजर, मे बी फ्रैक्शन मोड। द सेकंड जो इसका करैक्टर दिया गया सेकंड, ये सारी बातें बच्चों हम थियोरेटिकली नहीं कर रहे, ये सारी बातें साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली चेक की। एक्सपेरिमेंटली, ईएक्स मतलब एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से उन्होंने चेक किया बच्चों। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट दिया गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, हिंदी बोलते हैं इसको रसमितीकरण। सर ये रसमितीकरण होता क्या है? आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम उसके आगे नंबर लगाते हैं ना, जैसे मान लो कि N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए जो हम यहां पर नंबर लगाते हैं, मान लो मैंने यहां पर नंबर नहीं लगाया और मैंने यहां पर लगा दिया 3 मोल ऑफ H2। यहां पर क्या लगा दिया मैंने? बोलो बच्चों क्या आएगा? यहां पर 3 मोल ऑफ H2 लगाया, तो किसको कैसे बैलेंस करेंगे? ये बैलेंस करना एक अलग बात है। इसको बैलेंस करने के लिए जो हम यहां पर नंबर लगाते हैं ना बच्चों, मान लो यहां मैं 3 लगा दिया तो ये बैलेंस होने के थोड़े चांस कम है। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो देखो बैलेंस करके देखो इसको, इस तरीके से मैंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की। मैंने यहां 2 लगा दिया, मैं यहां चेक करता हूं कि यहां कैलकुलेट करता हूं 2 × 2 4। अगर मैं यहां ऐसे करता हूं तो देखो ये बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही। तो ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बैलेंस करने की, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए जो हम ट्राई करते हैं, जो यहां पर हम ये मानता हूं कि ये बैलेंस नहीं है क्वेश्चन, ये बच्चों ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंस करने के लिए जो हम यहां नंबर लगाते हैं, यहां जो नंबर लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करने, किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए, उसको बोलते हैं रसमितीकरण। ये इससे कोई वास्ता नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना होता है। समझे बात को बच्चों? इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं ना बच्चों, तो इसके आगे मैं लगाऊंगा 3, यहां लगा दूंगा 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। अब मैंने तो इसको ऐसे बैलेंस किया है, कोई भी स्टूडेंट इसको और तरीके से भी बैलेंस कर सकता है। मतलब स्टाइक्योमेट्रिक डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, डिपेंड अपॉन द पर्सन। वो नंबर के हिसाब से लगाता है कि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन के जो कंटेंट है, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो सेम टू सेम यहां हो। LHS = RHS या RHS = LHS वो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हम अपने पल्ले से लगाते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट एक थियोरेटिकल कांसेप्ट है जो हम अपनी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो ये बात नोट कर लो बच्चों, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया की कोटि का संबंध रसमितीकरण से नहीं होता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रसमितीकरण से अभिक्रिया की कोटि का कोई संबंध नहीं होता। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली फाइंड आउट बाय द एक्सपेरिमेंटली। अगर आपको सर अभी भी बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या, मैंने अभी इलेबोरेट नहीं किया, मैंने सिंपल सी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा कैन ओनली फाइंड आउट बाय ओनली एक्सपेरिमेंटली। किसी भी अभिक्रिया की कोटि को हम प्रायोगिक रूप से निकाल सकते हैं,
है ना। आपको ना अगर एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन दिए हो, या तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताएगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या फ्रैक्शन ऑर्डर है, जीरो कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, या तो बताएगा, या आपको वो हिंट देगा कि इसको आइडेंटिफाई करो, आपको हिंट देगा कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पहचानने के लिए कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझे बच्चों बात को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी आपको निकालनी नहीं होती, उसके लिए आपको हिंट प्रोवाइड करवाएगा तो आप निकालोगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये ओनली टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। जब तक आप लैबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। सपोज ए केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन को सपोज कर रहे हैं और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। इसके ये देखो ए से बी, ए और प्लस बी रिएक्टेंट या ए प्लस बी अभिकारक मिलकर के सी, इट गिव्स टू सी प्रोडक्ट, यानी सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सी उत्पाद का निर्माण करते हैं। ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, यहां पर एक साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी क्या है, साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल सी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी इसका रस मितीकरण जो किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने में काम लेते हैं। जब इस दैट इज दिस आफ्टर एक्सपेरिमेंट, हमने ये बात नोट की, जब आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने गए हम, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। सबसे पहले इसका रेट लॉ लिखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसका रेट लॉ लिखने जा रहे हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसका क्या आया बच्चों, आफ्टर एक्सपेरिमेंट दैट इज दिस केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए and concentration of the reactant B and its पावर मैंने मान ली सपोज P and Q, ये मैंने P और Q क्या है, इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए हैं। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, देसी मीन समझाऊंगा आपको, पहले अपने इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीखते हैं कि ये जो P और Q की वैल्यू, जो इसकी पावर घात, ये कहता है किसी अभिक्रिया की दर A अभिकारक की सांद्रता, यानी ए अभिकारक की सांद्रता और बी अभिकारक की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है, कि टू द पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब पी का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर पी का मतलब है पी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट, है ना। अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर निकालूं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो हाउ टू कैलकुलेट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दोनों के ऑर्डर को मैं, दोनों की पावर्स को सम कर दूंगा, द एडिशन ऑफ p प्लस क्यू इट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जब एक साइंटिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया, वो कहता है कैसे डिपेंड करता है, उसने एक्सपेरिमेंट करके ये बात जानी कि केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, a टू द पावर p एंड b टू द पावर q पर डिपेंड करता है। इट मे बी, पावर जो इसकी, इट मे बी इंटीजर या मे बी फ्रैक्शन हो सकती है, या तो पूर्णांक में संख्या होगी या वो कैसी होगी, फ्रैक्शन में होगी। तो ओनली आपको रेट लॉ में जब लिखो तो रेट लॉ में ये जो वैल्यू आती है पी प्लस क्यू, से ये वैल्यू कहां से आई, आपने कहां से लिखी, मैंने पी और क्यू तो सपोज किया है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई है, ये पावर की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके आई है, समझे, ये बात होती है। अगर हम आगे इस बात को इलैबोरेट करें, अब इक्वेशन को कंप्लीट करके देखते हैं। अभी अब मेरी इक्वेशन ये वाली कंप्लीट नहीं हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ द एनी रिएक्टेंट इट्स पावर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका रेट लॉ है ना, रेट लॉ है इसका, यानी सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन के क्या होता है, पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, घात के समानुपाती होता है। जैसे ही अभी ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने सिंबल हटाया नहीं है, जैसे ये सिंबल को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, आपको बताया कि
तब जाकर के ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। बच्चों यहां तक मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो एक्सपेरिमेंट ही निकला हमारा, है ना। अब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं, इस रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट लॉ लिखा था मैंने इसको कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटा दिया। आपको पता है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट नियतांक आता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं अभी बताने वाला बच्चों आपको। कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनी रिएक्टेंट एंड इट्स पावर या घात के क्या होता है, बराबर होता है। अब के का मतलब क्या है, के का मतलब है बच्चों रेट कांस्टेंट, हिंदी में लिख लो दर नियतांक, रेट कांस्टेंट हिंदी में दर नियतांक। और इसका सेकंड नेम क्या है, सेकंड नेम है इसका बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियतांक। इसका सेकंड नेम जो है और लगा के लिख लो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और थर्ड वन इसका नेम क्या है, थर्ड वन इसका नेम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये इसके 3 नेम्स है बच्चों, वेग नियतांक, विशेष दर नियतांक, है ना, और दर नियतांक, ये तीनों इसके नेम हैं। अब अपने इसको अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन पे कि इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये हमने जो पूरी इक्वेशन लिखी है, इसको अपने जो अपने केमिकल रिएक्शन सपोज की थी उस पे इसको अप्लाई करते हैं, है ना। बी गिव्स टू सी, स्मॉल सी एंड सी, ये ए क्या थे, साइकोमेट्रिक 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 नंबर, तो इसको बैलेंस करने के लिए लगाए हैं। ए प्लस बी इस गिव्स टू सी, सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं, रेट लॉ लिखूं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant A, concentration of reactant B and its power P and its power Q। उसकी घात और P और Q के क्या होती है, समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। P और Q क्या है सर, P और Q की वैल्यू कहां से आई है, P और Q की वैल्यू जो आई है वो एक्सपेरिमेंट से आई है, प्रायोगिक रूप से हमने प्रयोग किया और एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू आई है। समझे बच्चों बात को। अब इसको इलैबोरेट करते हैं, चलते हैं आगे, करते जाते हैं। अब इसको अपने, जैसे मैंने इसको रेट को मैं R लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाया तो क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। रेट कांस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड इट्स पावर P, द कंसंट्रेशन ऑफ B ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स पावर Q, जो कि एक्सपेरिमेंटली आई है। अब K की यूनिट फाइंड करेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे, K का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारी वैल्यू निकलती है वो बाय द एक्सपेरिमेंट निकलती है, प्रायोगिक निकलती है। रेट कांस्टेंट की हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हम कैसे किसी भी दर नियतांक या वेग नियतांक की वैल्यू की गणना करेंगे, कैसे उसको ढूंढेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने जा रहे हैं, द यूनिट ऑफ के डिराइव करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक में बात काम आती है कि हाउ टू फाइंड। हेडिंग डाल लो बच्चों, रेट लो मैंने तुम्हें करवा दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालना बता रहा हूं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ के ड्राइव करने जा रहे हैं बच्चों अपने। ओके, आगे लिखते हैं। आपको ये बात पता है, यहीं से निकालते हैं। देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, K इज इक्वल टू, ये देखो यहां देखो, K इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सारा इसके मल्टीपल में है जो कि इसके अपॉन में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू R अपॉन A रिएक्टेंट की पावर P एंड B रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर Q, ये इसके इक्वल आ गया, है ना। ये हमने पुटअप कर दिया। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया फाइनली कि R अपॉन A कंसंट्रेशन की पावर P, स्मॉल p एंड B की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, B की सांद्रता पावर Q। और आपको पता है कि R जो होता है उसको बोलते हैं रेट, बोलते हैं हम रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कंसंट्रेशन को कैसे करते हैं कैलकुलेट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होती है, मोल पर लीटर,
है ना, मोल पर लीटर। और टाइम की क्या होती है, टाइम होती है, टाइम का मतलब कोई भी सेकंड होगा, कुछ भी आवर्स होंगे, मिनट होंगे, वो डिपेंड करती है। तो इसकी हमारी कंसंट्रेशन क्या निकल के आई थी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, है ना। या मैं बोल दूं मोल पर लीटर को अपने क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, मोलर टाइम इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स। ये हमारी रेट की कंसंट्रेशन निकल के आई थी, किसकी निकल के आई थी, रेट की कंसंट्रेशन, टाइम इनवर्स, है ना। ये हमारी रेट की कंसंट्रेशन निकल के आ गई, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो मैं इसको यहां पुटअप कर दूंगा। आपको पता है कि मोल पर लीटर टाइम होती है, तो मैं यहां पुटअप करने जा रहा हूं। और यहां पर जो ए है, ए क्या है बच्चों, ए क्या है, ए जो है वो आपको पता है कि एक प्रकार की क्या है बच्चों, एक प्रकार की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी कंसंट्रेशन की यूनिट या मात्रक क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर होता है। तो मैं सारी वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। आर अपॉन ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन, इन दोनों को सम कर देंगे तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। मैं वैल्यू यहां पुटअप करने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू देखते जाना बच्चों। इसकी वैल्यू क्या है, मैंने क्या लिखी है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड टाइम अपॉन में टाइम, है ना। ये वैल्यू आ गई इसकी। अब आपको पता है कि ए और बी कंसंट्रेशन को दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दूंगा, इसको सम कर दूंगा। तो ये इसके अपॉन में है, मोल पर लीटर पी प्लस क्यू। मैंने दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सम कर दिया, दोनों रेट लो, दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने अभी के कोटि को जोड़ दिया। तो मोल पर लीटर टाइम अपॉन में, ये जो अपॉन में आया था मेरे ये वाला, ये दोनों को दोनों मैंने क्या यहां लिख दिया, मोल पर लीटर पी प्लस क्यू, दोनों को मैंने सम कर दिया, पी प्लस क्यू आ गया, है ना। ये वैल्यू आ गई। जब मैं इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने लगा तो K इज इक्वल टू क्या आया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड इट्स पावर, कोई पावर नहीं है तो पावर इसको 1 बोल सकते हैं, एंड टाइम इनवर्स, क्या बोलेंगे, टाइम इनवर्स, ये इनवर्स है, टाइम इनवर्स एंड 1 अपॉन, इसको मैंने ऊपर यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 अपॉन मोल पर लीटर। आपको ये बताया कि P प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, P प्लस क्यू होती है जो वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब ये N के इजिकल होता है। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, N लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, N लगा दिया। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मैंने क्या लगा दिया बच्चों, N लगा दिया। N का मतलब क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपको पता है कोई भी चीज जब अपोन में होती है, जब उसको ऊपर लग जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि 1/5 है, तो 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, -5। बच्चों -5 लिख सकता हूं ना इसको मैं, 1/5 को। ऐसे ही 1 अपॉन मोल पर लीटर की पावर n को क्या मैं मोल पर लीटर -n लिख सकता हूं ना। जैसे 1/5 को मैं जब -5 लिख सकता हूं, तो मोल पर लीटर की पावर n को मैं मोल पर लीटर -n पावर लिख सकता हूं ना। ऐसे में लिखूंगा K इज इक्वल टू मोल पर लीटर। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इकाई निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं, इसकी पावर 1 टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स और क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड इट्स पावर -n, दोनों सेम से मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर -n। मैंने दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही क्या वैल्यू आ गई इसकी बच्चों, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसको मैंने कॉमन लिया 1 -n, और क्या बचेगा बच्चों, टाइम इनवर्स। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये हमने यूनिट निकाल ली मोल पर लीटर। ये देखो बच्चों मैंने यहां पर क्या लिया, इस वाली वैल्यू को मैंने कॉमन लिया, इस वाली कॉमन लिया, मोल पर लीटर तो वही रह गया, मोल पर लीटर 1 -n एंड टाइम इनवर्स। ये टाइम इनवर्स तो रह ही गया बच्चों, है ना। तो टाइम इनवर्स ये बची वैल्यू। तो वैल्यू क्या आई हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। और n का मतलब क्या है यहां पर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि सारी की सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी कैलकुलेट करने पर, सम करने पर आएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं। तो बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यहां पर जो है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है,
ये सीधे सीधे डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उस हिसाब से ये रेट कांस्टेंट की यूनिट की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करती है। अभी आपको मैंने देसी लैंग्वेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया क्या होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीख रहे हैं। तो एन का मतलब क्या है यहां पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, है ना। अगर हम कैलकुलेट करें तो अलग अलग अगर निकालें, कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? निकालने जा रहे हैं बच्चों अब अपने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट ऑफ के निकालने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लो बच्चों कि फाइनली हम के जो यूनिट निकाली है वो अलग निकाल रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। डिफरेंट अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया की कोटि के लिए हम यूनिट ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट। हम क्या कर रहे हैं? हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो वैल्यू करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। पहले हमने क्या निकाली? इसकी यूनिट क्या निकाली है बच्चों? आपने यूनिट जो निकाली है मोल पर लीटर एंड 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ये हम निकाल चुके हैं। मुझे निकालनी है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो कैसे करूंगा कैलकुलेट? तो निकालो भी यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर। हमें पता है, वी नो दैट मोल पर लीटर किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स के इक्वल होती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट कांस्टेंट की यूनिट की वैल्यू। एन क्या? नंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या करती है? डिपेंड करती है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकाला है? हमने कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालनी है? हमने निकालनी जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी है ना। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? के इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर, क्योंकि किसी की पावर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो किसी की पावर 1 तो वो एज इट इज रहता है 1, तो 1 भले ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स क्या आ जाएगा? टाइम इनवर्स। ये इसकी यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट का मात्रक निकाल लिया हमने जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए। तो याद रखना बच्चों मोल पर लीटर। अब आपको ना एग्जाम में क्या हिंट मिलेगा कि मोल पर लीटर, तुम्हें याद होगा कि सर मोल पर लीटर जो होती है ना, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये किसकी, इससे क्या पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है? ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? कौन सा है? जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? बताओ बच्चों। सर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हमें ये हिंट मिल गया। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम इसी मात्रक से, इस यूनिट से हमें हिंट मिलेगा कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जीरो कोटि की अभिक्रिया है। ये हमें हिंट देगा, यूनिट बताएगी ये बात। या तो हम एक्सपेरिमेंट निकाल लें या हमें ये यूनिट के द्वारा न्यूमेरिकल में हिंट दिया होगा कि इसकी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर हम सेकंड के लिए निकालें, सेकंड पॉइंट जो है हम निकालें किसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। हम निकालें फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बच्चों आवाज प्रॉपरली आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका? अगर निकालें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, आपको पता है एन से करते हैं डिनोट, एन इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर इसकी हम यूनिट को कैलकुलेट करें बच्चों तो इसकी यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट ऑफ के आपको पता है इन जनरल मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम, और n की वैल्यू यहां पुटअप कर दो। n की वैल्यू मैं यहां पुटअप करने जा रहा हूं 1 माइनस 1
n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1, किसी की पावर 0, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 में से 1 को माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 कर दो तो वो अपने आप में 1 बन जाता है, क्या बन जाता है 1 बन जाता है। कोई भी पावर 0 ले लो, x की पावर 0, तो ये अपने आप में क्या है 1 है, तो k इज इक्वल टू क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई टाइम इनवर्स, ये इसका मात्रक आ गया बच्चों, समझे बात को, क्या मात्रक आया निकल के, जल्दी बोलो फटाफट, क्या आया टाइम इनवर्स। तो k इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, तो k इज इक्वल टू, अब मैं बोलता हूं k इज इक्वल टू टाइम इनवर्स, वो वैल्यू 1 का 1 आएगा, 1 लगाओ तो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की ये वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है बच्चों, क्या पता लग रहा है आपको कि टाइम इनवर्स से आइडिया लग रहा है कि जिसकी यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट का मान, अगर वेग नियतांक का मान यदि वैल्यू टाइम इनवर्स होगी तो उसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी 0, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये टाइम में बी सेकंड इनवर्स, में बी आवर इनवर्स, में बी मिनट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मिलता है एग्जाम में सेकंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, आवर इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, माइनस यानी मिनट इनवर्स मतलब मिनट इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, समझे बात को। अब आपको मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में लिखता हूं दिस रिएक्शन का, दिस केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 सेकंड इनवर्स। मैं बोलता हूं कि इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 4 मिनट इनवर्स, कोई भी एनी केमिकल रिएक्शन, मैं बोलता हूं कोई भी एनी केमिकल रिएक्शन है उसकी वैल्यू 5 आवर इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या है 4 मिनट इनवर्स। इसका मतलब क्या, ये सारे के सारे जितने भी यूनिट है, ये जो यूनिट है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ये हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहां से हमें हिंट मिल रहा है, यहां से हमें हिंट मिल रहा है, समझे बच्चों बात को। इस तरीके से हमने 0 ऑर्डर भी निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल लिया। अब अपने निकालने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की वैल्यू आप मुझे जल्दी कर करके बताओगे, ओके। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की वैल्यू फटाफट मैं वेट कर रहा हूं, आपका होमवर्क है, मुझे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की वैल्यू ऑफ के यानी यूनिट ऑफ के निकाल करके बताओगे। वैल्यू ऑफ के बोल दो या यूनिट ऑफ के निकाल करके बताओगे कि क्या वैल्यू है। आपका होमवर्क है, अभी के अभी मुझे आप सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9887122980। सभी बच्चे जो क्लास लगा रहे हैं, चाहे उसने क्लास आज लगाई है चाहे उसने क्लास कल लगाई है, मुझे ये सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल करके बताओगे। बच्चों समझ में आया कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो सिंपल सी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है जो हमने निकाली है। सर हमें देसी भाषा में समझाओ, हमें समझ में नहीं आया क्या मतलब है। बच्चों हुआ क्या, आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं। आप घर से कॉलेज की तरफ आते हो, आप घर से अपने होम से आप आते हो, कहां आते हो, हमारे कॉलेज आते हो, जैन कॉलेज में, एवी जैन गर्ल्स कॉलेज में। हुआ क्या कि ये रोड जो है ना, ये रोड बड़ी शानदार बनी हुई है, ये रोड बड़ी प्लेन बनी हुई है, एकदम प्लेन रोड है। मैंने ये आइडिया लगाया कि अगर आप घर से निकलते हो तो आप राइट 15 मिनट में घर अपने कॉलेज में पहुंच जाते हो। आपको सिर्फ लगते हैं 15 मिनट्स ओनली, अगर ये रोड साफ बनी हुई है, प्रॉपरली साफ बनी हुई है, और आपको मैंने एस्टिमेट किया कि 15 मिनट्स में आप यहां पर पहुंच जाते हो। लेकिन आप टाइम लगाते हो 20 मिनट्स, तो 5 मिनट आप लेट हो गए। इसका मतलब क्या है, अगर आप 5 मिनट लेट हो गए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यहां पर इस वाले एरिया में कोई ना कोई कंजस्टेड एरिया जहां पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ड्यू टू ट्रैफिक आप लेट हो गए, ड्यू टू ट्रैफिक लेट हो गए। आपकी यहां पर स्पीड क्या होगी, लो होगी, ड्यू टू ट्रैफिक। यहां पर आपकी स्पीड क्या होगी, लो। क्योंकि ट्रैफिक क्यों होता है, क्योंकि सुबह सुबह उस रोड पे काफी स्कूल्स हैं, काफी कॉलेजेस हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है कि वहां पर काफी मोब या भीड़ हो जाती है, जिसके कारण हमें ट्रैफिक जाम लग जाता है, ट्रैफिक बन जाता है, और वहां पर हमें हमारी स्पीड जो लो हो जाती है, इसलिए हम 5 मिनट सर लेट हो जाते हैं। ये कारण बनता है हमारा। हम बाइक निकालते हैं तो हमें हमारी स्पीड, हम घर से तो निकलते हैं बड़ी स्पीड से, लेकिन यहां आते आते हमारी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है बीच में, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ड्यू टू ट्रैफिक तो आप 5 मिनट लेट हो गए ना, तो इसका मतलब मैंने तो थ्योरेटिकली ये आइडिया लगाया था कि आपको 15 मिनट में आप कॉलेज पहुंच सकते हो, लेकिन आपको यहां लगते हैं 20 मिनट्स,
लेकिन 5 मिनट मुझे नहीं पता कहां लग गए, मुझे नहीं पता कि 5 मिनट कहां लगे। लेकिन ओरिजिनल में जब मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि ओनली ये बसेस का जो रश होता है ये सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये ऑन द रोड बिटवीन द रोड एक ऐसी जगह आती है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, क्योंकि ये रोड बहुत जाम रहती है, क्योंकि यहां पर स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आपकी रोड जाम होगी और आपको यहां जाम लग गया, मतलब आपको यहां टाइम लग गया, मतलब आपकी स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी ना, इसका मतलब इफेक्टिवली इसी के कारण आपकी स्पीड स्लो हुई है, आपको 5 मिनट ज्यादा लगे हैं। इसका मतलब जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमें 20 मिनट टाइम निकल गया। ये 5 मिनट कहां लगे, यहां ट्रैफिक में लगे, जो कि सबसे स्लो स्टेप है। अगर मैं यहां पर आपका वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, वेग कैलकुलेट करूं, तो इसको बोलेंगे रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन आपने वर्ड सुना होगा, वेग निर्धारक पद सुना होगा, वेग निर्धारक पद याद है आपको, आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो रेट डिटरमाइन स्टेप। तो रेट डिटरमाइन स्टेप का मतलब क्या है, वेग निर्धारक पद का मतलब क्या है, वो ये होता है कि जब आप सबसे स्लो स्टेप होता है वहां पर जब आप रेट निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो, तो उस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन स्टेप ही आइडेंटिफाई करता है कि इस रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, कैसे पॉसिबल नहीं होगी। तुम बोलते हो कि सर रेट डिटरमाइन स्टेप पर ही कैसे डिपेंड करती है सारा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट डिटरमाइन स्टेप के कारण ही रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप रेट डिटरमाइन स्टेप से ही कैलकुलेट कर सकते हो उसका वेलोसिटी, जो पूरा वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रेट डिटरमाइन स्टेप। आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शन, जितनी केमिकल मर्जी रिएक्शन पढ़ लो, जहां पर आपका रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं आया, इसका मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप में ही अपने रेट निकाल सकते हैं, फास्ट स्टेप पे हमने रेट नहीं निकाल सकते। तो अपने को रेट को कैलकुलेट करना है तो सबसे स्लो स्टेप को लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब इसी स्लो स्टेप के कारण ही, इसी स्लो स्टेप के कारण ही आपकी स्पीड कम हुई है। समझे बात को? ऐसे अगर अपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इफेक्टिवली कहां से आया। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपने क्या लिया, 5 मोल आप क्या लेकर के आए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेकर के आए, 5 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर के आए, मान लो। तो इससे क्या हुआ, आपके H2O बनने चाहिए बहुत सारे, लेकिन होता क्या है कि ये 5 के 5 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलिजन नहीं कर पाते। इनमें से मान लो 3 मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इफेक्टिवली क्या किया, कोलिजन किया, और 5 O2 में से सिर्फ और सिर्फ 1.5 यानी 1.5 O2 ने, यानी 1.5 O2 ने क्या किया इफेक्टिवली कोलिजन किया, और कुछ जाकर के कुछ H2O बने। मुझे नहीं पता कितने बने, इतने H2O बने, इतने इफेक्टिवली कोलिजन होकर के इतने इफेक्टिवली क्या बने, H2O बने। इसका मतलब इतने जो पूरे कंप्लीट जो आप लेकर के आए थे उतने के उतने, जितना स्टोइकियोमेट्री का 5 मोल्स लेकर के आए उतने नहीं बने, यानी 3 मोल्स बने, यानी 3 मोल्स इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया, 1.5 मोल ने इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मतलब इफेक्टिवली कोलिजन से जो कंसंट्रेशन निकल के आती है, इफेक्टिवली कोलिजन से जो कंसंट्रेशन निकल के आती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कितने इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन किया। और जब उसको हम कैलकुलेट करने बैठे तो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया लेबोरेटरी के अंदर कि इतने मॉलिक्यूल आ रहे, इतने मॉलिक्यूल आ रहे, जब इनको हमने सम किया तो हमारी एक वैल्यू निकल गया जिसको बोला गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा हमने, जिसको हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो कहता है कि उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये बात पुरानी होगी, उसकी पावर पर भी डिपेंड करता है। पावर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि ये बताती है हमें कि कितना उसने इफेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, उस अणुओं ने कितना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, कितना H2 का कितना हिस्सा H2 का गया, कितना हिस्सा O2 का गया है। जब इनको हमने सम किया तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते, हम रट्टा मारते हैं, क्रैम करते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 0 है, हम रट्टा मारते क्रैम करते हैं। अगर हमें वाकई में निकालनी है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें लैबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझे बच्चों बात को? तो यही बात मैंने यहां की थी कि जो रोड पे जो ट्रैफिक लग रहा है, ये वास्तव में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो आपका ये आ रहा है, और जो कारण क्या है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कारण क्या है, ये 5 मिनट जो आपने ट्रैफिक में लगाई, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक ये भी इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है। तो यही ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, जिसको हमने उसके साथ एडअप करना है। कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, इस रोड पे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता ही करता है, प्लस आपका इस पे भी कर रहा है जो इफेक्टिवली, जिसके कारण आप लेट हो रहे हो। समझे बात को? तो ये है एक्चुअल में वैल्यू। तो वही बात कह रहा है कि वो कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, उसकी पावर पे भी डिपेंड करता है, और पावर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि को अगर आसान भाषा में बोले तो सांद्रता से संबंध है इसका, कि कितनी प्रभावी सांद्रता, कितनी इफेक्टिवली
कंसंट्रेशन ने पार्टिसिपेट किया, जब उसको हमने सम किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आया, जो कि एक प्रायोगिक मान है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम उसको थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। हम कभी भी, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना नहीं दिया होगा। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना दिया होगा तो वहां हमें हिंट दिया होगा, उसका यूनिट ऑफ के लिख करके हम यूनिट ऑफ के से आइडिया लगाएंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, कौन सी ऐसी? 1 या 2? जल्दी बताओ फटाफट। टाइम इनवर्स, इनमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? आप बताओगे सर टाइम इनवर्स, तो आपने कैसे पता लगा? यूनिट ऑफ के निकाल करके। आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना नहीं आता तो हम यूनिट ऑफ के से निकाल सकते हैं, के मात्रक से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं आपको। जो लास्ट में बातें बताई हैं वो बातें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, वो एक लॉजिक है, एक सिंपल सी बात है, एक देसी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। उन बातों को आप एग्जाम में मत लिख के आना। जो मैंने लास्ट में समझाने की कोशिश की है, वो रोड जो अपने क्रॉस करते हैं, वो ट्रैफिक आ गया, वो इफेक्टिवली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने जो इफेक्टिवली कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट करती है उनका हमने रेशियो निकाला, उसको सम किया और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आया, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आया एक्सपेरिमेंटली। तो उसको नोट मत करना, जो उससे पहले वाली बात है उसको नोट करना। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल आपको प्रॉपर्ली मैं नोट्स दूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। जो आपको होमवर्क दिया है सारे बच्चे, मुझे आपको होमवर्क मुझे मिलना चाहिए आफ्टर दिस वीडियो। बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर कल। ओके, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप, जल्दी फटाफट जल्दी बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है, जल्दी फटाफट। बच्चों को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।